नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सतवीर सिंह, सहायक आचार्य हिंदी। हम बिहारी सतसई पद्य व्याख्या श्रृंखला के अंतर्गत उनके दोहों की व्याख्या कर रहे हैं और उसमें जो बीए पार्ट द्वितीय हिंदी साहित्य में शामिल है, उन पदों की व्याख्या के अंतर्गत अब हम 19 और 20 पद्य संख्या, जो 19 और 20 पद्य यानी दोहा हैं जो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है, उनकी व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। पद्य संख्या 19 कुछ इस तरह से है। कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृग बाग, जगत तपोवन सो कियो दीर्घ दाग निदाद। ये जो पद्य है, दोहा है, ये प्रकृति परक है और प्रकृति में भी जो मौसम बदलते हैं, अलग अलग मौसम जो हमारे यहाँ 6 ऋतुएँ हैं, मौसम है, उसके अंतर्गत की जो स्थितियाँ हैं, उन स्थितियों का वर्णन कवि करते रहे हैं। बिहारी अपने उनके जो 2 लाइनों के दो पंक्तियों के जो ये पद्य हैं, जिनको हम दोहा कहते हैं, उसके माध्यम से बहुत ही खूबसूरत वर्णन इन्होंने प्रकृति का किया है। और प्रकृति में भी एक ऐसा वर्णन किया है जो कम शब्दों में अधिक कहने का यहाँ भाव इस दोहे में प्रकृति का प्रस्तुत है। ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी का वर्णन है और क्या कहते हैं कि कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृग बाग। ये सारे के सारे, अहि मानी सर्प, मयूर मानी मोर, मृग मानी हरिण, बाघ मानी बाघ, शेर वगैरह, ये सारे के सारे आपस में एक दूसरे के दुश्मन हैं। सांप का दुश्मन मोर है और हरिण का दुश्मन बाघ है। इसके बावजूद भी गर्मी इतनी अधिक तेज है कि ये सारे के सारे जो आपस में एक दूसरे के दुश्मन हैं, शत्रु हैं, वो दुश्मनी भूलकर, शत्रुता भूलकर एक पेड़ की छाया में नीचे बैठे हैं और ये भूल जाते हैं कि ये मेरा दुश्मन मेरे सामने है और मैं इसका शिकार करूं। शिकार करना भूल जाते हैं। मोर सांप को मारना भूल जाते हैं, बाघ है वो हरिण का शिकार करना भूल जाते हैं। जगत तपोवन सो कियो दीर्घ दाग निदाद, यानी पूरा जो ये संसार है वो एक तपोवन की तरह से, जैसे यज्ञ हवन हम करते हैं, तो गर्मी, इतनी अधिक गर्मी है, चरम स्थिति में है कि पूरा संसार, पूरा भूमंडल, पूरी पृथ्वी एक ऐसा लगता है जैसे आग का पिंड है, एक कोई यज्ञ हवन कुंड है, ऐसा जल रहा है, ऐसा दिखाई देता है। और इस स्थिति में ये संपूर्ण जो जीव हैं, वो जीव छाया की तलाश में हैं और वो छाया में, उनको जब पेड़ की छाया मिलती है तो वहाँ पर वो ऐसे बैठे हैं कि सब अपनी अपनी दुश्मनी मिटाकर वहाँ पर एकत्रित हैं। तो यहाँ पर कवि ये कहना चाहते हैं कि आत्मरक्षा जरूरी है। अपनी रक्षा के लिए अगर ये चारों जीव गर्मी में रहेंगे, मरेंगे, लेकिन वो अपनी रक्षा कर रहे हैं, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, बाद में देखेंगे जीवित रहेंगे तो एक दूसरे का शिकार कर लेंगे, ये सोचकर वे पेड़ की छाँव में बैठे हैं। तो यहाँ पर कवि ने बताया है कि किस तरह से गर्मी की प्रचंडता है और उसमें सभी जीवों को अपने आत्मरक्षा की चिंता है। वो सारे परस्पर जो भेदभाव हैं, बैर भाव है, सब भुलाकर एक शीतल छाया में आश्रय लिए हुए हैं। इस पद्य में अनुप्रास, यमक और अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग है। दोहा छंद है, ब्रज भाषा है, वैदर्भी रीति है, माधुर्य काव्य गुण है और प्रकृति का कितना सुंदर वर्णन केवल 2 पंक्तियों के माध्यम से बिहारी ने किया है। इसीलिए
बिहारी के लिए कहते हैं कि वो गागर में सागर भर देते हैं। जैसे एक घड़े में पूरा सागर भर देते हैं, तो ऐसे ही बिहारी भी एक कम शब्दों में अधिक बात कह जाते हैं, और ठीक उसका ये उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत था। अगला दोहा, अगला पद्य कुछ इस तरह से है। कनक कनक ते सो गुणा मादकता अधिकाय, ऊ खाई बोराय जग यही पाए बोराय। ये जो पद्य है ये नीति का पद्य है, नीति परक पद्य है। इससे पहले हम प्रकृति परक पढ़ रहे थे, और यहाँ पर ये हम बहुत छोटी कक्षा से पढ़ते आए हैं। यमक अलंकार का ये बहुत ही चर्चित उदाहरण है कि कनक कनक ते सो गुणा। एक कनक का मतलब धतूरा है, दूसरे कनक का मतलब सोना है। मादकता अधिका, यानी कि धतूरा से ज़्यादा मादक, मदमस्त करने वाला, पागल कर देने वाला सोना है। ऊ खाई बोराय ई पाई बोराय, यानी उसको खाने से, अर्थात धतूरा को खाने से आदमी पगला जाता है। और सोने को पाने से, अगर किसी व्यक्ति के पास में अधिक सोना, यानी सोने का मतलब यहाँ पर धन दौलत भी हो सकती है, कि वो धन दौलत अगर किसी के पास में अपार आ जाती है तो व्यक्ति पगला जाता है, और वो सोच नहीं पाता है कि मैं इस धन दौलत का कैसे उपयोग करूँगा। तो यहाँ पर कवि ये कहना चाहते हैं कि धतूरा है वो हमारे शरीर को पगला देता है, हमारा नियंत्रण खत्म हो जाता है। तो केवल धतूरा ही नहीं, बल्कि जो धन दौलत है और जो सोना है, एक तरह से वो जब अधिक प्राप्त हो जाता है, मिल जाता है किसी व्यक्ति को, अधिक आवक हो जाती है किसी के पास, तो व्यक्ति की जो नियंत्रण क्षमता है मस्तिष्क पर वो बेकाबू हो जाती है, और वो सोच नहीं पाता है कि मुझे क्या करना है, और मुझे अपना व्यवहार समाज और परिवार और घर के प्रति कैसा रखना है, ये सब वो भूल जाता है। तो यहाँ पर कवि ने ये एक नीति की बात कही है, और ये हम सबको मालूम है कि बिहारी सतसई में श्रृंगार, भक्ति और नीति के पद्य सबसे अधिक हैं, और उसी श्रृंखला में ये नीति का पद्य था। इसके बारे में हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, हम बहुत अधिक इसका गहराई से बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि सब लोगों को इसका अर्थ मालूम है। तो यहाँ पर बस सीधा सीधा यही बताया है कि जब व्यक्ति के जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सीधे असर करती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दिखने में तो ऐसा लगेगा कि यार ये क्या उसको पागल बना सकती है, लेकिन वो भी उसको पागल बना देती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को सहज भाव रखना चाहिए, समान व्यवहार होना चाहिए, और कभी अचानक दुख में दुखी नहीं, और जब ऐश्वर्य की स्थिति आए तो उसमें ये नहीं हो कि हम सबको भूलते हुए चले जाएं। यमक, पुनरुक्ति प्रकाश, काव्यलिंग, व्यतिरेक आदि अलंकारों का यहाँ पर प्रयोग है। दोहा छंद है, ब्रजभाषा है, वैदर्भी रीति है, माधुर्य काव्य गुण है। बहुत सुंदर उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत ये नीति परक दोहे के थे। धन्यवाद।